ओके जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 5 का है। आज हम चैप्टर 5 टॉर्क एंगुलर मोमेंटम इक्विलिब्रियम कर रहे थे लास्ट टाइम हम। सही है, हमने इक्विलिब्रियम कर ली थी। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। थोड़ी की आवाज नहीं आ रही? देखो आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अबे मेरा नेट खराब होगा। ओके, इक्विलिब्रियम मैंने लास्ट टाइम कराया था। मरियम से पूछती हूँ। बाकी बेटा प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। उसकी टाइप्स कराई थी, कंडीशन में करवा रहा था लास्ट टाइम। कंडीशन जिसमें मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन करा दी, सेकंड कंडीशन आपको कराना था। तो आज सेकंड कंडीशन अब इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करते हैं। सही है, हेडिंग डालें, दूसरी हेडिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ये बात बोली गई थी कि तमाम टॉर्क का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तमाम टॉर्क का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो हम अब इस सेकंड कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट लाइन से लिखेगा, इफ द सम ऑफ all the torque equal to 0, then body would be in rotational equilibrium. If the sum of all torque equal to 0, then body would be in rotational equilibrium. सही है, क्योंकि टॉर्क दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जैसे कि ये एक तरफ से फोर्स यहाँ पे लग रही है, एक तरफ से फोर्स यहाँ पे लग रही है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ये फोर्स बॉडी को इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगी, ये फोर्स बॉडी को इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगी। तो ये कौन सा टॉर्क है? क्लॉकवाइज टॉर्क। और ये फोर्स बॉडी को इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगी, तो ये कौन सा टॉर्क है? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये क्लॉकवाइज टॉर्क, ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का सम 0 के बराबर हो, तब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इन दोनों का सम 0 के बराबर हो, तब भी बॉडी इक्विलिब्रियम है। तो उसका दूसरा स्टेटमेंट भी लिख लें, और नेक्स्ट लाइन से, if the sum of clockwise torque
and anti-clockwise torque equal to 0 then body would be in rotational equilibrium. सही है। सेकंड कंडीशन की आप को आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली क्लॉकवाइज टॉर्क हुई हूँ तो आप जो है ना इस क्लास के बाद फौरन रिकॉर्डिंग भेज दिए। sum of all the torque equal to 0 ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। जी बेटा कॉपी कर लिया ये? हाँ जी बेटा कॉपी कर लिया? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है? ये बॉडी इससे अटैच है, इसकी लेंथ कितनी है r, और ये सर्कल में मूव कर रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी लीनियर वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होती है। इसकी लीनियर वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होती है तो इसका लीनियर मोमेंटम भी अलोंग टेंजेंट होता है। रेडियस, पोजीशन वेक्टर r और ये लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम से इसका क्या ताल्लुक है? पोजीशन वेक्टर r और लीनियर मोमेंटम p। मेरे वर्ड्स को गौर करिएगा, पोजीशन वेक्टर r और लीनियर मोमेंटम p, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम।
क्रॉस प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर आर का और लीनियर मोमेंटम पी का, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R and linear momentum P called सर आपने angular। अभी शुरू करवाएगी? नहीं, अभी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, अभी दूसरा टॉपिक चल रहा है। Cross product of position vector R and linear momentum P is called angular momentum। तो फार्मूला क्या होगा? कैपिटल L इज इक्वल टू R क्रॉस ये इसका पहला फार्मूला होगा, इक्वेशन 1। सही है बेटा? कॉपी कर लिया? यस। अच्छा, इसी फार्मूले को मजीद आगे मॉडिफाई करते हैं। बट A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा, ये तो इक्वेशन 1 पे क्या फर्क पड़ेगा? Now equation 1 becomes इक्वेशन 1 पे क्या फर्क पड़ेगा? कैपिटल L इक्वल्स टू आर पी ये इसका दूसरा फार्मूला, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ये लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? चैप्टर 3 में मैंने बताया भी था, P इज इक्वल टू मोमेंटम किसके बराबर होता है? MV। इक्वेशन 2 पे क्या फर्क पड़ेगा? नाउ इक्वेशन 2 becomes इक्वेशन 2 becomes क्या बनेगी? कैपिटल L इक्वल्स टू R MV sin थीटा, कैपिटल L इक्वल्स टू MVR
कॉपी कर लिया यहाँ तक? यस सर। ओके। अच्छा, मैंने अभी आपको ये बताया था, ये बॉडी है, ये पोजीशन वेक्टर r होता है, वेलोसिटी इसकी u होती है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना हुआ? दोनों के दरमियान एंगल कितना हुआ? 90। यानी r और d दोनों के दरमियान एंगल कितना? 90। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बट d एंड r, एक मिनट, but v and r are perpendicular each other, so capital L equals to mv r, एंगल में क्या आएगा? sin 90। sin 90 किसके बराबर है? sin 90 किसके बराबर है बेटा? sin 90 किसके बराबर है? 1 1। कैपिटल एल किसके बराबर हुआ? mv r, एंगुलर मोमेंटम का दूसरा फार्मूला। सही है? अब बट v इज इक्वल टू r ओमेगा, चैप्टर 4। v किसके बराबर था? r ओमेगा, r फॉर रेडियस, ओमेगा फॉर एंगुलर वेलोसिटी। ये वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 में। Put value in equation 3. Equation 3 is this implies L equals to m, v की जगह क्या आएगा? r ओमेगा, ये r इंटू r, r स्क्वायर, और ये ओमेगा। ये होगी इक्वेशन नंबर 4। सही है? एंगुलर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? Details of vector quantity. Its unit is joule second. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है? जूल सेकंड। सही है?
जी बच्चों, कॉपी कर लिया? सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो स्क्रीन शो नहीं हो रही? एक मिनट। जी अब आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है बेटा? Yes, sir. ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक। ओके जी, अगला सवाल लिखें, एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है। प्रूव दैट रेट ऑफ change of angular momentum equal to torque। या ये सवाल यूं भी आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन law of conservation of angular momentum। सही है? सही है? कॉपी कर लिया क्वेश्चन? जी बेटा, कॉपी कर लिया? Yes, sir. अब देखो, इसको ये चीज बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, मैथ्स की चीज है, वो इसके अंदर वो इसमें यूज होगी। मैथ्स का एक टूल है डिफरेंशिएशन, या जिसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है? देखो, ये एक फंक्शन है f जिसका वेरिएबल क्या है x। ये फंक्शन जिसका वेरिएबल है x, मैथ्स में इस चीज को क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। जब आप इस फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं, इसको किस तरीके से लिखते हैं? d/dx f ऑफ d/dx f ऑफ x। ये इससे मुराद ये है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन
इसका एक और मतलब भी है। करिए, और आपकी बैग पे कोई रोए जा रहा है। जी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। पहली बात ये, दूसरी बात ये, ये नोट कर लिया। ये कॉपी कर लिया। नो सर, रुक जाए 1 मिनट। तीसरी एक चीज और है, वाह भाई, बोला वो करके। जब भी आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। मसलन d/dx 4 का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, नंबर का डेरिवेटिव, तो क्या होता है 0। कॉपी कर लिया। यस सर। यस सर। यस सर। आखिरी एक चीज और, जब इस क्लास का टाइम खत्म हो जाए तो मैं दोबारा रीलॉगिन होऊंगा, तो आप दोबारा रीलॉगिन हो जाइएगा, ठीक है। चौथी एक चीज ये है कि जब दो फंक्शन हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे एक u है एक v है, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं? पहला फंक्शन बाहर और दूसरा फंक्शन डेरिवेट होता है u d/dx v, फिर दूसरा बाहर होता है और पहला डेरिवेटिव होता है। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो उनका डेरिवेटिव लेना हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? u d/dx v, दूसरे को पहले करते हैं, फिर दूसरा बाहर होता है पहले को। कॉपी कर लिया। यस सर। यस सर। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हेडिंग डालें लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि एक बॉडी एक सिस्टम पे
ये एक सिस्टम है, अगर इस पे बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा, बाहर से कोई टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, तो सिस्टम का अपना एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? अगर कोई फोर्स, कोई टॉर्क अप्लाई ना हो सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अपनी जगह क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा इन द एब्सेंस of external torque, the angular momentum of system remains conserved or in the absence of external torque, the angular momentum of system remains conserved or constant. जी बेटा, कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया बेटा? यस सर, कॉपी कर लिया। ओके, हेडिंग डालें एक्सप्लेनेशन। पूरी चीज जो प्रूव होगी मैथमेटिकली होगी। We know that एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? आर क्रॉस पी के बराबर है। सबसे पहला फार्मूला यही लिखा था ना, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब मैं दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर दूंगा। डिफरेंशिएट यानी कि डेरिवेटिव ले लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के लिहाज से, जैसे मैंने वहां पे किया था ना डी अपॉन डी एक्स, वहां मैंने एक्स के लिहाज से किया था, यहाँ में टी फॉर टाइम, टाइम के लिहाज से करूंगा। सही है? तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी एल, इसी तरीके से डी ओवर डी टी, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है, एक आर है और एक पी है, दोनों का डेरिवेटिव। जी, दो फंक्शन डेरिवेट हो रहे हैं। फार्मूला लिखा था मैंने, सर आपने डिफरेंशिएट के बाद क्या लिखा है? डिफरेंशिएट w डॉट r डॉट टू t विथ रिस्पेक्ट टू t, शॉर्ट फॉर्म है विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू। टू टी। सही है?
अच्छा, मैंने फिर ये बताया था आपको, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका डेरिवेटिव लेना है, तो पहला बाहर होता है, दूसरा डेरिवेट होता है, फिर दूसरा बाहर होता है, पहला डेरिवेट। ये मैंने बताया था। यही फार्मूला अब मैं इस पे इम्प्लीमेंट कर दूंगा। डी एल ओवर डी टी, आर बाहर और पी डेरिवेट हो जाएगा, डी पी ओवर डी प्लस फिर पी बार और आर डेरिवेट होगा। ये हो गई इक्वेशन 1। ये हो गई इक्वेशन 1। बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद है कि मैंने एक फार्मूला ड्राइव कराया था फोर्स का। ये क्या है? लीनियर मोमेंटम। ये क्या? टाइम। चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम किसके बराबर होगा? फोर्स के। ये dp अपॉन dt, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय dt टाइम, ये किसके बराबर होगा? फोर्स के। वो याद है ना फोर्स का फार्मूला, डेल पी ओवर डेल टी। या डेल की जगह डी लिख दिया, इधर भी डेल की जगह टी लिख दिया, क्योंकि ये भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ये भी चेंज को रिप्रेजेंट। एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चैप्टर 3 का फार्मूला। इसके बाद पी किसके बराबर है? पी मोमेंटम किसके बराबर है? मास इनटू वेलोसिटी के।